हम भी इस देश की औलाद हैं, हमने भी कुर्बानियां दी है, हमने भी अपना खून दिया है, आपके साथ खाने को खाना मिलाकर खड़े रहे, तो भाई फिर हमारा क्षण पीछे क्यों? अब मेरा सवाल है आप लोगों के सामने। सारथी नाम की एक संस्था है जो महाराष्ट्र में मेरे मराठा भाइयों के लिए काम कर रही है। बारडी नाम की एक संस्था है जो एससी ओबीसी भाइयों के लिए काम कर रही है। बहुत अच्छी बात है, आप कीजिए, लेकिन हम मुसलमानों के लिए मेरे कायद इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस देश को तालीम का, एजुकेशन का सिस्टम दिया, लेकिन आज हमारे बच्चों के पास कोई एक सिंगल संस्था भी नहीं है कि हम काम कर सके, हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार किया जाए। अपने महापुरुषों के और अपने आबा व अजदाद के कदमों में अपना सलाम पेश करता हूँ। सबसे पहले मंच पे उपस्थित मान्यवर आदरणीय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, माननीय भाई तौसीफ शेख, आईटी शेख, साबिर शेख, क्रांति सर, दीपक सर, इन सभी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस छोटी शख्सियत को इस नेशनल मंच से बोलने का मौका दिया। मैं महाराष्ट्र में मुस्लिम अक़लियत के विद्यार्थियों का एक संगठन चलाता हूँ और जब मुझे संगठन के तौर पे आंदोलन होते हैं, जहां मेरे लड़कों पर, मेरे कार्यकर्ताओं पर गुनाह दाखिल हुआ और मैंने जब भाई तौसीफ शेख को आवाज लगाई, वो बगैर पार्टी देखे, क्योंकि मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, बगैर जात धर्म देखे हमारे साथ हर वक्त खड़े रहे, इसके लिए भी इस मन से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और भाई मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई कि आपने ऐसा शेर हमारी कानूनी दिफा के लिए यहाँ महाराष्ट्र में तैनात किया है, जो हर वक्त मुश्किल में, कानूनी लड़ाई में बगैर जात पात देखे, बगैर पॉलिटिकल पार्टी देखे हमारे साथ खड़ा है। इसलिए चंद्रशेखर भाई और तौसीफ भाई का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं अपनी बात पे आता हूँ भाई। मैं आपके सामने कुछ मुद्दे रखना चाहता हूँ, बड़ी उम्मीदों से अपनी बात कर रहा हूँ भाई। मैं चाहता हूँ कि मेरे मुस्लिम अक़लियत बच्चों के जो मुद्दे हैं वो दिल्ली तक आप पहुंचाए भाई, दिल्ली की इस तानाशाह की हुकूमत के सामने आप रखें। 2014 से पहले एक नारा लगता है कि न्यू इंडिया बनाएंगे, उसके बाद देखा जाता है कि जेएनयू कैंपस से मेरे भाई नजीब को गायब कर दिया जाता है। बड़ी जिम्मेदारी से इस मन से कह रहा हूँ, मेरे भाई रोहित वेमुला का इंस्टीट्यूशनल मर्डर कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, मेरी बहन को हजरत में नोचा जाता है, मेरी मासूम बहन 9 साल की आसिफा को कठुआ के अंदर बलात्कार कर दिया जाता है, मेरी बहन बिल्किस बानो के बलात्कारियों को और आरयूपी को रिहा कर दिया जाता है। साहब, अगर आप इस तरीके का न्यू इंडिया बनाना चाहते हैं तो याद रखिए कि आरएसएस ख्वाबों का, गोडसे के गुलामों के ख्वाबों का न्यू इंडिया कभी बनने नहीं देंगे। हाँ साहब, न्यू इंडिया जरूर बनाएंगे, क्योंकि प्रगति का नियम है परिवर्तन, इनकलाब तब्दीली मांगता है, लेकिन हम भगत सिंह के सपनों का न्यू इंडिया बनाएंगे, हम अशफाक उल्लाह खान के सपनों का न्यू इंडिया बनाएंगे, हम मौलाना अबुल कलाम आजाद और भीमराव अम्बेडकर के सपनों का न्यू इंडिया बनाएंगे। भाई, जिस तरीके से मैं अपने असल मुद्दों पे आता हूँ कि यूपीएससी के अंदर केंद्रीय हुकूमत ने, केंद्रीय सरकार ने उर्दू को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट करार दिया है। मैं चाहता हूं कि एमपीएससी के अंदर अक़लियत के मुस्लिम बच्चों के लिए उर्दू को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट करार दिया जाए। इसके पीछे वजह यह है भाई, क्योंकि किसी भी कौम की, किसी भी मजहब की, किसी भी जात की, किसी भी जमात की बुनियादी पहचान अगर कोई है तो वो उसकी जुबान है। और देखा जा रहा है मुसलसल पर्टिकुलर एक ग्रुप को हिंदुस्तान में टारगेट किया जा रहा है और हमारी जुबान को निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि एमपीएससी के अंदर भी उर्दू को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट किया जाए और हमारी जुबान को, हमारी पहचान को बढ़ोतरी दी जाए। दूसरी बात कि मेरी कौम में, जिस कौम से आता हूं, मैं पूरे महाराष्ट्र में पिछले 5 सालों से ग्राउंड पे काम कर रहा हूं। बस से जाता हूं, अपने लोगों से मिलता हूं और जानता हूं तो देखता हूं भाई कि माशी हालात हमारी ठीक नहीं है भाई, हमारी कौम की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसकी वजह से आफ्टर 12th हमारे बच्चे, हमारी कौम के बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। अगर जॉब करने जाते हैं तो जॉब करने जाते हैं, पढ़ाई छूट जाती है, पढ़ाई करने जाते हैं तो परिवार छूट जाता है। तो इसलिए मेरी मांगनी है कि महाराष्ट्र हुकूमत के सामने कि महाराष्ट्र के बड़े बड़े जिलों के अंदर, परभनी, नांदेड़, पूना, बंबई, आप ऐसे जगहों पे ज्यादा नहीं 250 बच्चों की, तलबा और तालिब इल्म की क्षमता का हॉस्टल मुस्लिम अक़लियत के बच्चों के लिए भी बनाए, क्योंकि हम भी इस देश की औलाद हैं, हमने भी कुर्बानियां दी है, हमने भी अपना खून दिया है, आपके साथ खाने को खाना मिलाकर खड़े रहे, तो भाई फिर हमारा क्षण पीछे क्यों? अब मेरा सवाल है आप लोगों के सामने। सारथी नाम की एक संस्था है जो महाराष्ट्र में मेरे मराठा भाइयों के लिए काम कर रही है। बारडी नाम की एक संस्था है जो एससी ओबीसी भाइयों के लिए काम कर रही है। बहुत अच्छी बात है, आप कीजिए, लेकिन हम मुसलमानों के लिए मेरे कायद इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस देश को तालीम का, एजुकेशन का सिस्टम दिया, लेकिन आज हमारे बच्चों के पास कोई एक सिंगल संस्था भी नहीं है कि हम काम कर सके, हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी भाई महाराष्ट्र में जानने से हमारा भाई अंसार शेख आता है, 315 रैंक लाता है, अजरुद्दीन काजी आता है, 316 रैंक लाता है, जुनैद आता है, पूरे भारत में 33 नंबर का रैंक लेके आता है। हम लोग फिर भी पीछे नहीं हट रहे, लेकिन हमारे लिए अगर इंस्टीट्यूट खोला जाए, फैसिलिटीज दी जाए, तो यकीन मानिए कि इस हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया बनाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ साथ में कुछ एक मांग ये है
हमारी सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है। मैं पिछले दिनों औरंगाबाद गया था, बहुत सारी जगह नाम नहीं लूंगा किसी का, क्योंकि मैं एक मामूली सा तालिब इल्म हूं, डरता तो नहीं हूं, लेकिन बहरहाल मैं सरकारी स्कूलों पे नजर डालनी चाहिए। वहां पे जिस तरीके से भाई तौसीफ ने बताया कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर उच्च न्यायालय का डिसीजन आया है कि सीसीटीवी कैमरास लगा देने चाहिए, उस तरीके से सरकारी स्कूलों में भी सीसीटीवी कैमरास लगा देना चाहिए, क्योंकि 99% उस स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे दलित और मुस्लिम तबके से आते हैं। और हमारे बच्चों को नहीं, आप जाकर देखिए स्कूल की दीवार की खोपड़ी गिर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है। और ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, इस बात को समझिए, ये एक साजिश है, ये कोई करप्शन नहीं है, ये कोई भ्रष्टाचार नहीं है। ये मनुवादी लोग जानते हैं कि अगर कोई दलित समाज का बच्चा अपने हाथ में किताब लेता है तो भीमराव अंबेडकर बन के इस देश का संविधान लिख देता है। ये मनुवादी लोग जानते हैं कि कोई अक़लियत का बच्चा अपने हाथ में कलम लेता है तो मौलाना अबुल कलाम आजाद बन के तालीम का सिस्टम पेश करता है। ये लोग हमसे डरते हैं और इसी के चलते हुए ये लोग किसी न किसी साजिशों के थ्रू हमको पीछे लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक मांगे, एक ज्यादा नहीं, सिर्फ एक 2 मिनट में मेरी बात खत्म करना चाहूंगा मैं। और देखिए, ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को इस इंडिया में टारगेट किया जाता है और हमसे आइडेंटिटी पूछते हैं साहब, हमसे वफादारी का दुख होता है साहब, दुख होता है, अहले चमन हम आपके दुख होता है, हमसे पूछते, अगर हमसे हमारी आइडेंटिटी पूछते हो, वफादारी का सबूत पूछते हो, तो जामा मस्जिद की पाकीज़गी से पूछो, उस खैबर के दरख्त से दिल्ली तक लगे हुए उलमाए दीन के गर्दनों से पूछो, मेरे शेर, मेरे कायद हजरत टीपू सुल्तान के टपकते हुए खून से पूछो कि हमने इस देश को क्या दिया है। हमने पथरीली जमीनों में कुएं खोदे हैं और आज हमें बूंद पानी के लिए भी परेशान है। आज हमको तरह तरीके से टारगेट किया जा रहा है। और मेरे दोस्तों, मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे भी यहाँ काफी लोग बैठे हैं, बहनों भाइयों, मुत्तहिद होने का वक्त है, एक प्लेटफॉर्म के नीचे आने का वक्त है, एक क़यादत के नीचे चलने का वक्त है। और दोस्तों, इस अंधेरी रात में कोई हमारा नहीं है। गुजरात के चुनाव चल रहे हैं, अलग अलग पार्टी अलग अलग मुद्दों पे बात कर रही है। मेरी बहन बिल्किस के बारे में किसी ने बात की? उसकी दोस्त, सोचिए ना, उसकी 2 साल की बच्ची को तलवार से कत्ल कर दिया गया, उसकी मां को मार दिया गया और मेरी बहन का बलात्कार किया गया। हम कब तक ये जुल्म सहेंगे? और ये अंधेरी रात है, भारत के मुसलमानों, तुमसे कह रहा हूं, ये अंधेरी रात है, इसमें किसी मजबूत सहारे की जरूरत है और ये सहारा दलित समाज है। और दलित भाइयों को भी ये समझना पड़ेगा। बहुत छोटा आदमी हूं, मेरी कुछ हैसियत नहीं, लेकिन इस बड़े मन से भाई के सामने बोलने की जसारत कर रहा हूं कि दलित भाइयों को भी ये समझना पड़ेगा कि हमको भी एक सहारे की जरूरत है और मुसलमानों को भी समझना पड़ेगा कि हमको भी एक सहारे की जरूरत है। याद रखिए, जिस दिन ये 2 जमातें एक हो जाएंगी, दिल्ली में बैठे उस्ताद शाह की कुर्सी हिल जाएंगी। और मेरी इस बात को भी याद रखिए, मेरी इस बात को याद रखिए। देखिए, ये कोई नई बात नहीं, इतिहास में होता आया है। जब बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में इस देश का संविधान लिखने के लिए जाना चाहते थे, उस वक्त इन कौन से मनुवादी, ये जो आज तो खुले तौर पे मनुवादी, ये नहीं, जो संविधान और हमारे महापुरुषों के नाम का सहारा लेके मनुवाद की विचारधारा को बढ़ावा देते हैं, वो लोगों ने बाबा साहेब को हराने के लिए लाख कोशिशें की। उस वक्त बंगाल के मुसलमानों ने आवाज दिया और मेरे बाबा साहेब को अपने मुसलमान वोटों से चुनाकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजा। ये कोई नई बात नहीं है, इतिहास के पन्नों में एक चीज मिलती है। इसी तरीके से हमको आगे बढ़ना है, आगे भी एक दूसरे का साथ देना है, संघर्ष करना है। और देखो मेरे भाइयों, ये लड़ाई सिर्फ एक मुस्लिम की और दलित की नहीं है, ये लड़ाई इस देश की संस्कृति को बचाने की है, ये लड़ाई इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को बचाने की है, ये लड़ाई ईद और दिवाली साथ में मिलकर मनाने का जो त्योहार था उसको बचाने की है, ये लड़ाई अपने बका की है, ये लड़ाई अपने बच्चों के मुस्तकबिल के खातिर है, ये लड़ाई हमारे आबा अजदाद ने इस जमीन को जो खून दिया उसकी हिफाजत के खातिर है। और तुमसे कह रहा हूं, अरे बाबा साहब की वंशजों, तुमसे कह रहा हूं, सुनो, सर उठाओ, सर डालने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ, यूसर डालने से कुछ नहीं होगा, अब कटी लाशों पे चादर डालने से कुछ नहीं होगा। और परिंदो, जाओ समंदर से अपना छीन लाओ, ये घड़ा खाली है, इसमें कंकड़ डालने से कुछ नहीं, इसमें कंकड़ डालने से कुछ नहीं होगा। बाबा साहब ने जो हमें जो हक दिया है, जो राइट दिया है, आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें प्रोवाइड करता है, हमको उस राइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। गलियों को आबाद करते हैं ना दोस्तों, कब तक जुल्म को खामोशी से सहेंगे? क्या गैरत मर चुकी है? कब तक नौजवान भाइयों का खून देखेंगे? कब तक अपनी बहनों की आबरू लुटती हुई देखेंगे? अब हमको सड़कों को आबाद करना पड़ेगा, आर्टिकल 19 राइट टू प्रोटेस्ट का यूज करना पड़ेगा और सड़कों तक जमना पड़ेगा, दिल्ली से लेकर दिल्ली तक हमें खड़े होना पड़ेगा। और अगर ये नाथूराम गोडसे के गुलाम, ये सावरकर की औलाद अगर समझते हैं कि हम डर जाएंगे, तो याद रखो, वी विन और वी डाई, डोंट सरेंडर। हम लोग मर सकते हैं, हम लोग मिट सकते हैं, लेकिन हम लोग कभी हार नहीं सकते। और अगर जेल से डराते हो तो जेल में जाना कोई नई बात नहीं है। नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, हमारे लिए जेल में जाना कोई नई बात नहीं है। हमारे आबा अजदाद जेल में गए, सो आज मैं इस अजीम मन से उनको याद कर रहा हूं।
तुम अगर इस देश के आईन को, इस देश के संविधान को बचाने के लिए जेलों में जाएंगे तो आने वाला वक्त तुमको भी याद करेगा दोस्तों। ये कोई नई चीज नहीं है दोस्तों। अगर ये मौत का डर बताते हैं तो याद रखो कि मैं कहना चाहता हूं कि मेरे कायद इमामुल हिंद हजरत टीपू सुल्तान ने कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। तो एक दिन की जिंदगी जिएंगे भाई, आपका साथ देंगे और एक दिन की हम वो जिंदगी जिएंगे। याद रखो, शेर की जिंदगी जीना है, एक ही दिन की जिंदगी जीना है। और दोस्तों आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जी हुजूरी की ये आदत अच्छी नहीं लगती, हर दर पे झुक जाए सर अच्छा नहीं लगता। जी हुजूरी की ये आदत अच्छी नहीं लगती, हर दर पे झुक जाए सर अच्छा नहीं लगता। बाबा साहेब और टीपू सुल्तान के वंशजों की आंखों में हुकूमत, सियासत और रहबरों का दल अच्छा नहीं लगता। याद रखिए, एक स्लोगन मेरे साथ, एक लास्ट, इतना टाइम आपने दिया, एक लास्ट एक मिनट मेरे साथ एक स्लोगन लगा भाई, इजाजत हो तो मैं स्लोगन, हमारा उर्दू स्लोगन है लिखा हुआ, जिंदा है इसका नारा है। मैं बोलूंगा आपको आगे जिंदा है बोलना, 1 मिनट लूंगा बस, आप पूरे ताकत से बोलिए। रोहित की बहनें जिंदा है, रोहित की बहनें, रोहित की बहनें, रोहित के भाई, नजीब के भाई, नजीब की बहनें, संविधान के जानने वाले, बाबा साहब के मानने वाले, लोकतंत्र के मानने वाले, संविधान के जानने वाले, नजीब की बहनें, नजीब के भाई, हाथरस के भाई, बिल्किस के भाई, संविधान के जानने वाले। बहुत शुक्रिया साथियों। इनकलाब जिंदाबाद। कोई गलती को जसारा भाई का मकान बड़ा है, चंद्रशेखर भाई माफी चाहता होगा। अल्लाह हाफिज़।